नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग जो एग्रीकल्चर का कुछ टॉपिक बच गया है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अरे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो हम लोग लगाते हैं उसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। चलिए आज इंट्रोडक्शन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप हैविंग डिफरेंट ग्रोथ हैबिट। क्या? हाँ, डिफरेंट ग्रोथ हैबिट है। डिफरेंट ग्रोथ हैबिट कहने का मतलब है कि उसमें जो इनपुट जो होगा, जैसे कि वाटर का नीड अलग होगा, उसमें उसमें न्यूट्रिएंट्स का नीड जो होगा वो अलग होगा। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रोथ हैबिट्स है। न्यूट्रिएंट्स नीड, देखिए आप लिखा गया है न्यूट्रिएंट्स नीड इन द सेम फील्ड, तो उसी फील्ड में उसको लगाएंगे, लेकिन उसका न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का नीड जो है कि वो अलग होगा। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। द एम इज, क्या एम है इसका? रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विथ मोनोक्रॉपिंग। ठीक है ना? मोनोक्रॉपिंग में क्या है? एक बार क्रॉप फेलियर हुआ, पूरा क्रॉप आपका फेल हो जाएगा, तो वो मोनोक्रॉपिंग का जो है वो रिस्क रिड्यूस करता है टू इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ। तो ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म। तो ये कैसे होगा? अरे ये ऐसे होगा कि जैसे आप एक ही क्रॉप बार बार उसी जमीन पर लगाइएगा तो वो न्यूट्रिशन पूरा सक कर लेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप चेंज कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी, ये अपना क्रॉप है, ये एक्स क्रॉप है, और जो है कि ये वाई क्रॉप है, तो अपना इसका देखिएगा तो इसका जो है ना कि ए बी सी ये न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए। ठीक है ना? आप उसी में कोई मैक्सिमम कोई कम, और इसमें आप देखिएगा तो इसमें 1 2 3 इस तरह का चाहिए होगा। तो क्या होगा कि जब तक ये वाला यूज करेगा तब तक क्या होगा कि ये फिर से अपना रिचार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ना सर, तो क्या होता है, उतना दिन टाइम मिलता है किसको? तो उस लैंड को, तो वो न्यूट्रिशन को फिर से रिकवर कर लेता है सर, वो फेलियर से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म को भी ये इंप्रूव करता है। चलिए आगे देखिए कि नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, आखिर क्या नीड रहा डाइवर्सिफिकेशन का? रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद द मोनोक्रॉपिंग इज दैट क्रॉप फेलियर। तो एक बार क्रॉप फेलियर हो गया तो पूरा का पूरा आपका क्रॉप फेल हो जाएगा। लेकिन वही अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, इट्स समथिंग लाइक दैट ना, कि अगर आप शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें होता है ना, पोर्टफोलियो को डाइवर्स किया जाता है कि एक आप आईटी फील्ड का मतलब सेक्टर का ले लिए, एक ऑटो का ले लिए। ठीक है ना? एक तो आप मतलब कि ऐसा करके आप समझिए कि एनर्जी से ले लिए। तो हर सेक्टर के आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं कि कोई एक सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो आपका दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का वही मतलब होता है। इंप्रूव सॉइल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। ठीक है ना? तो करा क्या? इंप्रूव करता है किसका? सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को भी ये क्या करता है? चेक करता है। एंड इंप्रूविंग सॉइल प्रोफाइल, और सॉइल प्रोफाइल को भी क्या करता है? इंप्रूव करता है। और रीजन भी तो वही हम लोग डिस्कस कर लिए कि एक ही एक क्रॉप कीजिएगा तो वो क्या कर लेगा? उसको न्यूट्रिशन को पूरा ये कर लेगा। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है तो किसी का आप देखते हैं ना कि आप जैसे लेगुमिनस क्रॉप सब रहता है, तो उसका देखिएगा कि वो क्या है, रूट है उसका, तो वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन में काम आता है। तो कोई रूट किस तरह से मिट्टी को जकड़ के रखता है, तो वहाँ से आप सॉइल प्रोफाइलिंग को भी, और आप कहिए तो सॉइल को भी इरोजन से भी बचाता है सर। अब कहा कि रिड्यूस वनरेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिजीजेज। तो अब मान लीजिए एक ही टाइप का मतलब पेस्ट है, जैसे शरीर में नहीं देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो कोई भी आता है अटैक करता है, और आपको उससे अटैक होता है, आप वीक इम्यून है तो आपको बुखार रहता है, सर्दी रहता है, चाहे और भी कोई बीमारी रहता है। लेकिन वहीं पर यही देखिए, तो पेस्ट लोग का आदत रहेगा कि भाई यही यही क्रॉप उगा रहा है, तो जाके फिर हम जाके उसको ये कर देता होगा, उस क्रॉप पे अटैक कर देता होगा। इवन आप देखिएगा कि सेम क्रॉप उगा रहे हैं आप, तो उस पर पेस्टिसाइड भी आप सेम डालिएगा, तो उससे भी ये लोग रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है ना? और वो आप डालिएगा भी पेस्टिसाइड, फिर भी ये पेस्ट लोग अटैक करता है। लेकिन आप क्रॉप ही चेंज कर दीजिएगा तो फिर वहां पर इसका सर्वाइवल रेट या इसका नीड ही नहीं रहेगा कि नहीं हमको ये क्रॉप नहीं, तो दूसरा पेस्ट है तो दूसरा क्रॉप पे जाएगा। तो वो भी चीज़ है। तो उससे भी क्या होगा ना कि मतलब आपको ये चीज़ है कि वो वनरेबिलिटी और पेस्ट से है ना, वो भी क्या होगा? रिड्यूस होगा, कि उतना पेस्ट अटैक भी कम होगा। करा क्या? वाटर रिसोर्सेज मैनेज मोर इफिशिएंटली एज डिफरेंट क्रॉप हैव डिफरेंट वाटर नीड्स। तो यही हम आप बताए थे ना कि न्यूट्रिशन नीड भी और वाटर नीड भी क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट होता है। अब इसमें देखिए करा कि प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को तो ये प्रमोट करेगा ही, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आप यूज कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी तो प्रमोट हुआ है। इंप्रूव्स रेजिलियंस, हाँ, रेजिलियंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब जब नीडें अलग अलग है तो सबका तो ऑब्वियसली ये रेजिलियंट हो गया। अब देखिए जैसे ही वनरेबिलिटी को रिड्यूस किया, तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इट विल गो विदाउट से कि वो क्या है? रेजिलियंट हो गया। ठीक है ना? एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी वो ये करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मतलब थोड़ा सा कहीं पर आप ऐसा कोई क्रॉप ऐसा है जो कि थोड़ा सा हीट भी ज़्यादा होगा तो भी वो सस्टेन कर जाएगा। ठीक है ना? तो उस तरह का लगा दिया जाता है। एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं फिर भी उसको टोलरेट कर लेगा। ठीक है? तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी वो कर लेगा। पानी कम जरूरत है तो दो देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, सब जगह तो फर्टिलिटी उस तरह से नहीं ना रहता है, एलुवियल सॉइल टाइप से, बिहार टाइप से, तो दो वहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है वाटर का, बट वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेगा। ठीक है? अब ये कह रहा है कि इन्हांसेज न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो न्यूट्रिशन भी तो बढ़ेगा ना, क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जो आप पौधा लगाए हैं तो उसका अलग अलग न्यूट्रिशन नीड है, तो उसको मिला है पूरा जमीन से, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होगा जो अपन लोग को मिलेगा, उसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। जैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो यही तो फूड सिक्योरिटी को क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। रिड्यूसेज ओवर डिपेंडेंस ऑन द सीरियल्स। ठीक है ना? 80% एरिया, देखिए 88% एरिया में तो सीरियल्स ही आप उगाते हैं, तो थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट होइएगा तो एक एक डिपेंडेंसी भी तो इस पर कम होगा, फार्म इनकम भी इंक्रीज होगा, और उधर
उधर उस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा तो उसमें वैल्यू एडिशन का चांसेस भी और बहुत ज़्यादा रहता है अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाएगा। तो ये भी चीज़ यहाँ से ये होता है। कंक्लूजन एक देख लीजिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट जस्ट क्रॉपिंग स्ट्रेटजी, ये खाली एक क्रॉपिंग स्ट्रेटजी नहीं है कि न्यूट्रिशन के लिए बस स्ट्रेटजी चेंज कर लिए, इट इज अ सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी। देखिए वो सस्टेनेबल होगा, यहाँ पर नहीं देख लिया रेजिलियंट है, वल्नरेबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगा, सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो ये फार्मर इनकम को भी इंक्रीज करेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए एंड क्लाइमेट रेजिलियंट के लिए। तो तीन चीज़ें हमेशा याद कर लीजिएगा जब भी आए किस पर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर। तो क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा, इनकम को प्रमोट करेगा एंड क्लाइमेट रेजिलियंट को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा कंक्लूजन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब ये तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देख लिए, अब आगे जो देखने वाले हैं ना वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आगे देखने वाले हो, देखिए आगे हम लोग देखेंगे ना एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। क्या, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन। तो देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, आप लोग हॉर्टिकल्चर यूज कर लीजिए। हॉर्टिकल्चर देखिए 35% इसका है ना कंट्रीब्यूशन रहता है किस में, तो जो एग्रीकल्चर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहता है अपना मतलब स्टेट जीडीपी में, तो उसमें ना 35% कहाँ से आता है, तो हॉर्टिकल्चर से आता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। वही मतलब वेजिटेबल्स एंड ऑल फ्रूट्स वगैरह जो उगाते हैं उसी को हॉर्टिकल्चर कहता है। एनिमल हस्बेंड्री का क्या रहता है, 30% कंट्रीब्यूशन रहता है, और फिशरी का क्या रहता है, 7% कंट्रीब्यूशन रहता है उस वाले में। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर से जो कंट्रीब्यूशन जाता है, जैसे अभी आप देखिएगा तो बिहार का कितना है, तो 19.9% है। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। अब इसी में देखिएगा सर, जो एनिमल हस्बेंड्री में देखिएगा तो इसी में इसका जो है ना कि आराम जो है कि 70% जो है ना वो कहाँ से आता है, तो ये मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो होता है ना उससे मतलब एनिमल हस्बेंड्री में वो जाता है। ठीक है, और ये फिशरी का तो हम देख लिए। तो अब हम लोग ने एक एक करके जो है कि हॉर्टिकल्चर को और फिर मतलब एनिमल हस्बेंड्री को और फिशरी को देखते हैं। तो क्या यही रहेगा आज के लेक्चर में? हाँ, मोरलेस यही रहेगा। अगर मतलब कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम एक ऑर्गेनिक मतलब फार्मिंग के बारे में भी थोड़ा सा देख के रखें कि उसको भी इसी लेक्चर में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है। तो हॉर्टिकल्चर इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, फोकस्ड ऑन कल्टिवेटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो ये सब क्या क्या है, क्या एक आप देख लीजिए कि किस किस चीज़ के कल्टीवेशन को हम लोग मतलब कि हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो ये रहा कि हॉर्टिकल्चर, तो इसका बेनिफिट क्या है वो एक बार आप समझ लीजिए कि हॉर्टिकल्चर का क्या बेनिफिट है। वैल्यू एडिशन वगैरह बहुत रहता है। देखिए फूड, एक तो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो आप पहले ही आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए फल फ्रूट्स है सर, तो फ्रूट्स को तो देखते हैं ना कि मतलब डेली 1 एप्पल एंड कीप डॉक्टर अवे। ठीक है ना, तो उस तरह का बात किया जाता है। तो वो चीज़ है। तो इस तरह से आप देखिए क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उतना ज़्यादा रहता है, और फूड सिक्योरिटी को भी क्या करता है, ये इंश्योर करता है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू को तो सबसे ज़्यादा ये इंश्योर करता है, इसीलिए तो देखते हैं कि महंगा भी तो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो आगे चलिए और देखिए, कह रहा है कि पॉवर्टी एलिवेशन। अब हम कह रहे हैं कि महंगा ज़्यादा रहता है, तो पॉवर्टी एलिवेशन कैसे? अरे उसके लिए जो किसान इसको उगा रहा है वो तो क्या गरीबी से बाहर निकलेगा ना, क्योंकि ये महंगा रहता है। एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी रहता है सर। अब देखिए हाई एक्सपोर्ट वैल्यू, देखिए इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो एक्सपोर्ट हो सकता है, वैसे जैसे अभी मखाना के बारे में सोचा जा रहा है, तो आप एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो समझ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही इनकम, लगभग 10-20 टाइम्स, लाइक ह्यूज मनी यू विल गेट। लेबर इंटेंसिव, अब लेबर इंटेंसिव है तो ये बेनिफिट में क्यों लिख दिए हो, इसलिए लिखे हैं ना कि ये जनरेट करेगा क्या है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इसलिए लिखे कहा कि बेटर यूजेज ऑफ वेस्ट लैंड। अब या अनडुलेटिंग लैंड, तो ये क्या है ना कि जो लैंड में आपका नहीं हो पा रहा है क्या, मतलब एग्रीकल्चर और जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर अपना नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी लाइक ऑब्वियसली विद सम चेंजेज एंड ऑल, तो आप जो है ना कि ये हॉर्टिकल्चर को ऐसा मतलब उगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब कह रहा है अपना बेनिफिट रहा है। बट स्टिल ऐसा नहीं कि बेनिफिट ही है बस, इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, उसको हम लोग देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं ना हॉर्टिकल्चर का चैलेंजेस क्या है। तो इसमें देखिएगा करा कि लैक ऑफ सुटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। अब ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है, मतलब की रोल प्ले करता है ये हॉर्टिकल्चर में, और यही जो है कि अपना मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपने पास मिसिंग है। देखिए टेक्नोलॉजी तो छोड़ दीजिए, अपने पास तो आप देखिएगा तो ये कोल्ड स्टोरेज जो बेसिक फैसिलिटी सब होता है, स्टोरिंग कैपेसिटी, ये सब भी नहीं है। इसीलिए तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस तो देखिएगा तो अपना तो मतलब ऐसा हज़ार करोड़ों में जाता है, बिहार का बहुत ज़्यादा जाता है सर। अब मतलब वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट इन इंडिया, आप उस तरह से करें तो देखिए पोस्ट हार्वेस्ट ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरा हॉर्टिकल्चर के लिए क्या चाहिए, तो वैल्यू एडिशन उसमें करना होता है, तभी ना हम लोग हॉर्टिकल्चर पर, नहीं तो आप नॉन सीरियल क्रॉप पर जाइए ना, 88% तो वही कर रहे हैं, तो वही कीजिए फिर। तो अब आप जब का टेक्नोलॉजी नहीं है जो पोस्ट हार्वेस्ट के लेकर और जो वैल्यू एडिशन के लेकर, तो फिर कहाँ से हॉर्टिकल्चर हो पाएगा। इसीलिए मतलब इंस्पाइट हैविंग लाइक ह्यूज पोटेंशियल फॉर हॉर्टिकल्चर, बिहार इसको रियलाइज नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट उस तरह से रेगुलेट करने वाला मतलब तो कहाँ ही है, वो दिक्कत तो इसमें है ही। आप देखिएगा कि ये जो है कि अपना जो फसाई है, ठीक है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो अपना कोशिश करते रहता है, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं कर पाता। आप देखिए आप ठीक से जो रेगुलेट नहीं हो पाता है ना, तो ये देखिए ये यहाँ पर तो ये क्वालिटी उस तरह से अगर मेंटेन नहीं है सर, तो क्या होता है कि बाहर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हॉर्टिकल्चर तो क्या मेनली ये रहता है कि एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन आपका अगर स्टैंडर्ड उस तरह से मैच नहीं करेगा सर, तो आप नहीं बाहर भेज पाएंगे, फिर वो कोई ना कोई नुकसान लगा देगा। हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो, देखिए हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो कहने का मतलब ये है ना कि देखिए ये रहा कैपिटल और ये रहा आउटपुट,
तो ये हमेशा ज़्यादा रहता है। ये क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इसका मतलब क्या है? जो इनिशियल कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो रहता है ना सर, तो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। और अपना कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर फार्मर के पास, और उसमें स्पेसिफिक हो जाइए बिहार के पास, जहाँ डिस्पोजेबल इनकम इतना कम है, हाउ कम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फार्मर कि दे विल गो फॉर दिस, है ना? क्या अपने मन से उसमें कैपिटल इतना इन्वेस्ट करना। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जब तक हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से ये टेक्नोलॉजी पर सब्सिडी, इस तरह का टेक्नोलॉजी पर सब्सिडी नहीं मिलेगा, ये वैल्यू एडिशन वाला हम लोग के पास फैसिलिटी नहीं रहेगा, जो नहीं बोलते इतना एग्रो पार्क ये सब बनवाते हैं, चिराग जी बनवाते हैं दूसरा जगह, बिहार में नहीं। तो जब तक वो नहीं होगा तो यू वोंट एक्सपेक्ट दिस कि बिहार में ये अपने से कोई कर ले, ठीक है? लैक ऑफ क्वालिटी सीड एंड टेक्नोलॉजी। तो अब देखिए, अब चूंकि उतना ज़्यादा मतलब डिमांड भी नहीं रखता है लोग की, बाकी सब कुछ है ही नहीं, मतलब आउटपुट उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, निकलने के बाद सब कुछ फिर सरिये जाना है। आप देखें ना, लगभग 40% जो है, 40% अपना हॉर्टिकल्चर वाला जो ये चीज़ है वो बर्बाद हो जाता है, लगभग 10,000 से ज़्यादा करोड़ का ये सब बर्बाद हो जाता है। तो जब वो वही होना है तो वाई दे विल मतलब इन्वेस्ट एंड रिक्वायर्ड एट इनिशियल प्लेस, नहीं वो करेगा। इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट द क्लाइमेट एंड इरिगेशन फैसिलिटी। नॉर्मल जो हम लोग अपना ये करते हैं, क्या बोलते हैं कि जो सीरियल वाला खेती करते हैं, तो इसमें तो क्या है सर, 88% वही होता है। तो उसमें क्या है कि मतलब सिंस एजेस से हम लोग वो करते आ रहे हैं। अब जैसे अब किसान चौपाल आप बैठा दीजिए, आपको लगभग सब जानकारी उसके बारे में मिल जाएगा। बट व्हेन इट्स कम टू हॉर्टिकल्चर, थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा न्यू थिंग्स, तो वहाँ पर आपको ना वो, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना फार्म एक्सटेंशन। जैसे नॉलेज का बात आएगा ना सर, तो इसी को हम लोग फार्म एक्सटेंशन बोलते हैं कि नॉलेज, ये सब चीज़ें जो है कि हम किसान तक मतलब जो बोलते हैं ना कि लास्ट में जो वहाँ पर जो स्मॉल किसान है, जो हमारा मतलब मार्जिनल किसान है, वहाँ तक भी इस बात को पहुँचाए कि आप इस तरह का अगर क्लाइमेट है तो इस तरह का आप क्रॉप यूज कर सकते हैं विथ दिस टेक्नोलॉजी। तो वो चीज़ें हम लोग को पहुँचाना है सर। रिकमेंडेशन कुछ आया है, देख लीजिए इसको, कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विथ बैकवर्ड लिंकेज। देखिए सर, बैकवर्ड लिंकेज का मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तो पूरा एकदम अच्छा से होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए आपके क्या है, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना? ये आपका क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ये मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो ये जो होता है ना सर, ये आपका क्या होता है कि ये आपका बैकवर्ड लिंकेज होता है और ये आपका फॉरवर्ड लिंकेज होता है, ठीक है ना सर? तो ये बैकवर्ड लिंकेज में क्या होता है कि जो यहाँ से जो इनपुट, देखिए फॉरवर्ड लिंकेज में तो क्या है कि आप मार्केट तक लेके जा रहे हैं, ये मार्केट लेके जा रहा है। और यहाँ से क्या है, तो ये जो आप मतलब ये आपको क्वालिटी सीड मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना? प्रॉपर टाइम पर जो भी फर्टिलाइजर देना है तो वो देना है, पेस्टिसाइड देना है तो वो देना है, तब जाके इसको यहाँ तक लेके आएंगे ना प्रोसेसिंग में। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड लिंकेज। तब आप हार्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे, और यहाँ से यहाँ मार्केट लेके जाएंगे तो वो फॉरवर्ड। तो अपना ना दोनों तरफ से चैलेंज है, जब बैकवर्ड भी लिंकेज में चैलेंज है और फॉरवर्ड लिंकेज में भी चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर भी अब यहाँ पर काटे, अब यहाँ पर स्टोरेज करने का कुछ नहीं है। फिर ये वैल्यू एडिशन वाला जो यहाँ नहीं देखे, वैल्यू एडिशन फैसिलिटी ये सब नहीं है। तो ये जो मतलब इसको ठीक करना जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो हम लोग नहीं देखे थे, ई नाम, ये क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कीजिए, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए, तो उसका जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी इनकरेज टू सेट अप मोर कोल्ड चेन स्टोरेज। आप देख रहे हैं जैसे एनर्जी ही सेक्टर में आप देख रहे हैं, बोले कि साहब अब तो हम मतलब स्मॉल भारत रिएक्टर जो बनाएंगे सर, वो हम प्राइवेट सेक्टर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जैसा मतलब एकदम क्रूशियल, उसमें भी अब आपको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पर भी पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है, देयर यू नीड प्राइवेट सेक्टर। हाँ, कैपिटल इंटेंसिव हो गया तो प्राइवेट सेक्टर चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो अभी तक गवर्नमेंट कहाँ बना पाई है? मतलब कोल्ड स्टोरेज एंड मतलब स्टोरेज के नाम पर तो बिहार में देखिएगा तो यू विल फाइंड नथिंग। एक तो करप्शन ह्यूज है, ऊपर से मतलब आप समझे बिल पावर कम है, तो कहाँ से हो पाएगा सर? तो प्राइवेट सेक्टर को लाना ही है इसमें। प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी इनकरेज टू सेट अप मोर कोल्ड चेन स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज। तब जाके हम लोग ना ये हॉर्टिकल्चर का ह्यूज पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे, ठीक है? कंक्लूजन में क्या है कि देख कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर इज नो लॉन्गर अ सब्सिडरी एक्टिविटी। ये कोई सब्सिडरी एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ ग्रोथ इंजन। ये ग्रोथ इंजन है फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके लिए ये क्या है आप समझिए, ये ग्रोथ इंजन है, क्योंकि इतना मतलब न्यूट्रिशियस रहता है। फ्रूट्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं हम लोग, वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, तो आप तो देखिए न्यूट्रिशन ही होगा, उसका न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से मिलता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है। अब वही बात है ना, हॉर्टिकल्चर नहीं कीजिएगा तब तो ये सस्टेनेबल भी है, फार्मर के इनकम भी बढ़ाएगा, पॉवर्टी भी कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, इन नंबर ऑफ चीज़ जो है कि यहाँ से हम लोग को फायदा मिलता है। अब हम आते हैं सर एनिमल हस्बेंड्री पर, ठीक है? देखिए हम लोग देख रहे हैं ना ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, अब एनिमल हस्बेंड्री पर आ गए। आप सब देख लीजिए कि लार्जेस्ट एरिएबल लैंड जो है कि अपने यहाँ पर है, तो इसलिए तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पर जाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए तो मतलब 20 एग्री क्लाइमेट जोन जो है वो इंडिया में है, 20, मतलब आप समझ रहे हैं कितना हम लोग के पास डाइवर्स क्लाइमेट मतलब मिला है हम लोग को, 20। उसका बाद देखिएगा कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में 60 टाइप के सॉइल मिले हैं। कितना टाइप का? तो 60 टाइप का सॉइल मिला है। यू वोंट बिलीव दैट कि इसमें से 46 टाइप्स का कहाँ पर है? इंडिया में है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब खुदा ने हमको कितना मतलब डाइवर्स बनाया है इंडिया को। आप रीजन से लेकर, रिलीजन से लेकर, लैंग्वेज से लेकर, कल्चर से लेकर, कुछ भी देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक मतलब यहाँ पर कितना डाइवर्सिटी है कि आपका 60 में से 46 इन अ कंट्री,
किसी किसी कंट्री में एक भी नहीं होगा, अपने यहाँ पर 46 है। तो इसलिए हम लोग फूड सेक्टर में देखिएगा तो हम लोग कितना सेकंड लार्जेस्ट इतना मतलब ऐसा ग्रोइंग है। बहुत सारा चीज़ में हम लोग फर्स्ट पे आते हैं, जैसे आप देख लीजिएगा तो मिल्क में आप देख लीजिए, टी में देख लीजिए, कैश्यू में देख लीजिए, स्पाइसेस में तो बचपन से आ रहे हैं, सिंस एजेस, है ना? अंग्रेज एंड ऑल इसीलिए आया तो गुलाम नाम भी बना लिया था पगलवा सब। तो वो चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमको ना ये टॉपिक को, ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को और ये सब चीज़ों को देखना है, उस तरह से थोड़ा-सा ज़्यादा ये करके देख रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्या कहा जाता है, सुन लीजिए एक बार। एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रेंथन द इंडिया एग्रीकल्चर बाय इंश्योरिंग इनकम, इससे इनकम बढ़ेगा, न्यूट्रिशन एंड रूरल जॉब, आप रूरल जॉब एंड रिकॉग्नाइज ग्लोबली बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कहता है, ध्यान से सुनिए। इट इन्वॉल्व्स केयर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है ना? तो ये लाइव स्टॉक का केयर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट देखता है। तो ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये इंडियन एग्रीकल्चर बाय बाय इंश्योरिंग क्या, इनकम, न्यूट्रिशन एंड जॉब, ठीक है? तो वो तीनों चीज़ वहाँ पर वो इंश्योर करके रखता है। और गाँव में तो आप देख लीजिए, जो बॉटम स्ट्रेटा के लोग हैं, तो गाय भैंस पाल के तो कितना लोगों का जीवन चलता है सर गाँव में, बिलीव यू मी। तो मतलब वहीं पर मैं देखता हूँ कि उस तरह से बहुत लोग का इससे जीवन चलता है सर, ठीक है? तो 1 रुपीज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर कैन जनरेट अ रिटर्न ऑफ 4 रुपीज़। ये फिर से कौन कह रहा है? तो ये आप देख लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है सर आपका। उसके बाद कह रहा है कि 4% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड 30% ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये है, ये मतलब 4% ऑफ इंडिया जीडीपी कहाँ से आ रहा है? तो एनिमल हस्बेंड्री से आ रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है? अब ये देख लीजिए सर, बेनिफिट इसका क्या है। अब बेनिफिट से आपको पता चल जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज द सोर्स ऑफ द सब्सिडरी इनकम। तो देखिए, सब्सिडरी इनकम का सोर्स है, आप देखिएगा कि क्या करता है अपना, मतलब ये कीजिए कि अपना खेती करते रहिए, थोड़ा बहुत भी खेती करें तो वहाँ से खेती करें, जो एग्रीकल्चर का बेस्ट होगा तो वो आप यहाँ पर अपना लाइव स्टॉक को खिला दीजिए, और वही आपका गाय भैंस खाएगा, और जो गाय भैंस गोबर देगा तो वो आपका फर्टिलाइजर का काम कर जाता है। कितना अच्छा से विशियस साइकिल बन जा रहा है, आप हमको हम आपको, तो उस तरह से एक विशियस साइकिल यहाँ पर जनरेट हो जाता है, ठीक है सर? उसका सोशल सिक्योरिटी, एक सोशल सिक्योरिटी भी है कि आपका क्रॉप फेलियर हो गया, फिर भी आप यहाँ से आपका दूध आता है, बेच-बेच के आप खाते रहेंगे। स्टेटस, आपको लगता हो कि स्टेटस का क्या बात है, लेकिन नहीं, गाँव में रहता है जिसके पास टायर बैल है, या मतलब ऐसा 10 गो गाय रखा हुआ है, भैंसी रखा हुआ है, बैल रखा हुआ है, तो उसका स्टेटस माना जाता है आज भी, ठीक है? अब कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में देखिए, सेल्फ एम्प्लॉय, आप देखिए अराउंड देखिए ना, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कि इसमें क्या है कि अभी तक भी एम्प्लॉयड है इसमें, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। कह रहा है सोर्स ऑफ द प्रोटीन थ्रू प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, मीट एंड एग। तो ये सबसे क्या होता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और ये जो आप देख रहे हैं 2 करोड़, सर 2 करोड़ वो लोग हैं ना जो कि एकदम बॉटम पे हैं सर, वो 2 करोड़ लोग हैं। तो उस तरह से भी आपको मतलब इसको ध्यान में रखना होगा। देखिए प्रोटीन का सोर्स किस तरह से है, जो प्रोटीन का, तो मिल्क से, मीट से और एग से है। देखिए बुलक फॉर द अप्लॉइंग, ठीक है ना, आप हर जोतते हैं इसी से ना, ठीक है ना, काटिंग करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट बोथ, कह रहा है कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट मतलब आप जाके खाद उद लेकर आ रहे हैं तो वो सब रख के अपना खेत में लेके जा रहे हैं, बिया खाद सब कुछ लेकर चल जाइए, और फिर उसका आउटपुट जो कटनी उटनी कर लिए तो वो सामान सब रख के चल जाइए। तो इनपुट आउटपुट दोनों में लार्जली वुमेन लेड एक्टिविटी। अब देखिए, जैसे हम लोग तो देखते हैं कि सर एग्रीकल्चर में भी हम लोग का तो इतना लोग एम्प्लॉयड है, तो वो भी तो मतलब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ही है, ठीक है? वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर रहता है। अब वहाँ पर आप देखिएगा तो जो वुमेन लोग तो ऐसे भी मतलब ज़्यादा मतलब इनकम का सोर्स नहीं है, पता है, अपना घर पे रहती है, घर का काम का टेक केयर करती है, लेकिन साथ-साथ में ये भी काम मतलब उनके घर के काम में ही ये काम ऐसे आ जाता है, तो वो भी बड़ा ईज़िली शी कैन टेक केयर। तो उसमें क्या होता है, फैमिली इनकम बढ़ जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है सर, कि बाहर भी घर से, जैसे गाँव में होता है कि घर से बाहर ज़्यादा निकलना नहीं है, वो तो घर में भी रख के ये सब चीज़ों को ईज़िली कर लेती है। डंग यूज़ एज़ अ फ्यूल, तो डंग को हम लोग क्या एज़ अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर लेते हैं, अभी बताएँ। एंड प्लास्टरिंग मटेरियल, आपको लग रहा है कि ये प्लास्टरिंग मटेरियल कैसे? तो गाँव में ना भित्ती का घर बोला जाता है, भित्ती का घर, हाँ, जो मिट्टी का घर होता है ना तो उसको हम लोग भित्ती का घर बोलते हैं। तो वो मिट्टी वाला घर का है ना, तो उसका जो है ना, तो लिपाई-पुताई जो है ना कि इसी से गोबर से ही बड़ा अच्छा से कर दिया जाता है। कितना तो मतलब पर्व त्योहार भी होता है तो वो लग-पाँच ऐसा करके रहता है। तो उस समय भी गोबर से पूरा, चाहे पक्का वाला घर भी है फिर भी गोबर से पूरा एकदम लाइन पाते-पाते चारों तरफ से जाता है, फिर वहाँ पर ऐसा घर भी बना देगा गोबर से ही। तो वैसा हम लोग बचपन में देखते थे, फिर लाइन ऐसा करके लेके जाएगा, तो उस तरह से बनाता रहता है। तो आप समझिए तो एक रिलीजियस भी ऐसा वैल्यू अटैच है इससे। अब कह रहा है कि लाइव स्टॉक वेल्थ इज मच मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द वेल्थ एसोसिएटेड विद द लैंड। तो वही बोल रहा है कि लैंड तो आज भी जमींदार के पास है सर, जहाँ पर 60% लोग तो अभी भी लैंडलेस है, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ सर। और वहाँ पर देखिए कि 98% तो मतलब स्मॉल एंड माइनर फार्मर, तो जो ज़मींदार सब है कि सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, तो उन लोग के पास पूरा ज़मीन सब ये कंसोलिडेटेड है सर। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा ये मतलब ऐसा इसका लाइव स्टॉक एंड ऑल का, तो ये तो बॉटम ऑफ द स्टेट रहा है। मतलब आप देखिएगा तो एससी, एसटी गरीब लोग जो है कि मतलब वहाँ पर ईबीसी, तो ये लोग के फैमिली लोग कहिए, चाहे यादव, ओबीसी, तो ये लोग ही पूरा इस सबको पालता है और इसका इनकम जो है कि जनरेट करते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा तो ये है सिचुएशन अभी यहाँ पर। हेंस कैन फॉर्म कॉर्नर स्टोन
ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ है कि चलिए ठीक है, आपके पास आपका ज़मीन मुबारक, लेकिन हमको अपना गाय गाय, बैल, भैंसी ही है, इसी से अपना काम चलाते हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाता है। कैसे? देखिए 67% ओन्ड बाय द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, आपको देखता हो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एससी एसटी लोग होते होंगे। नहीं, एससी एसटी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं है सर। एससी एसटी के पास ज़मीन ही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना कि ये 60% लैंडलेस, वहाँ पर ये आता है। ये लोग वहाँ पर आते हैं, ये लोग के पास लैंड के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो भी लैंड है तो आप समझिए, तो मतलब स्मॉल ये फार्मर सब भी है, तो वो भी ईबीसी ओबीसी के ही कुछ लोग मतलब लोग आते होंगे। बाकी जो लार्ज फार्मर तो होंगे, तो फिर वो उस तरह से। अब करा कि की रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर द पुअरेस्ट। तो ये तो बहुत वही बात तुम कह रहे हैं कि ये जो है कि पुअरेस्ट के लिए तो ये समझिए कि इसे ये बून है सर, रामबाण है कि उनके लिए कि ये मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री करके और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आके देखते हैं सर। चलिए अब हम ना एनिमल हस्बेंड्री का देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि एनिमल हस्बेंड्री का कंक्लूजन है कि स्ट्रेंथनिंग एनिमल हस्बेंड्री थ्रू द बेटर ब्रीड्स। अब देखिए बेटर ब्रीड्स, तो इसमें भी ना कुछ इशू तो आपको ना इसमें भी मिल ही जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे आप देखिएगा कि जो इंडिजिनस ब्रीड सब है ना, तो उसमें ना आप मतलब बहुत कम मतलब प्रोडक्टिविटी का बहुत इशू आता है। इसीलिए लोग बोलता है कि ना हम जर्सी गाय गाय लेकर आएंगे। लेकिन जर्सी गाय में देखिएगा तो उसमें फिर इनफर्टिलिटी का ये आ जाता है कि उसका वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहता है। कौन? तो ये जर्सी गाय है ना, तो वो वहाँ पर फिर दिक्कत आता है। फिर देखिए कि इसमें फ्रीक्वेंटली ना बहुत सारा डिजीज अकर करता था, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज आप देखे होंगे, फिर आप देखे होंगे लंपी स्किन डिजीज। तो ये डिजीजेस सब है ना बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि अपने यहाँ ना जैसे विदेश में देखिएगा तो ऐसा एक करके एरिया बनाया रहता है सर, ग्रेजिंग एरिया करके। लेकिन अब जहाँ पर जाकर अपना गाय वगैरह चढ़ती है, लेकिन अपने यहाँ पर ना उस तरह से ग्रेजिंग एरिया नहीं है, तो फूड एंड फॉडर का भी दिक्कत यहाँ पर रहता है। ठीक है, कोई तो डिजीज ऐसा है जो कि मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में मतलब आ जाता है कि ऐसा डिजीज फैल जाता है। तो जैसे एंथ्रेक्स का आप नाम सुने होंगे, जो कि सीप से फैल जाता है। तो उस तरह का भी दिक्कत जो है ना, तो ये सब क्या है, दिक्कत है क्या, एनिमल हस्बेंड्री का। तो क्या कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया? हाँ, इनिशिएटिव लिया गया, बड़ा अच्छा नाम भी है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इसमें ऐसा करके किया गया है कि हम लोग ना अपना अपना प्रोडक्ट को, अपना इंडिजिनस जो है उस ब्रीड को बचा कर रखेंगे, नहीं तो सब जर्सी गाय के चक्कर में वही खत्म कर देगा। फिर आप देखिएगा तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, तो उसमें भी बहुत सारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। फिर आप देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं क्या? हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिससे कि जो वो मतलब जो जर्सी गाय वाला जो बात कर रहे हैं, तो वो सीमेंट वगैरह लेके तब इंजेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं सर। अगर आप देखिएगा तो वे फॉरवर्ड में तो कुछ नहीं है। आप इसमें ये करना है कि मतलब जानवर लोग को, जैसे कुत्ता लोग को कैसे वैक्सीनेट करके बोला है कि रखने के लिए वैक्सीन लगा रहना चाहिए, तब काटेगा तो ठीक है, रेबीज वगैरह नहीं होगा। तो उसी तरह से जानवर को भी हम लोग ना मास वैक्सीनेशन एंड ऑल पे जा सकते हैं। ये सब हम लोग को करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी की मदद से और जो सीमेंट एंड ऑल का जो भी इशू आ रहा है उसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो यही है वे फॉरवर्ड, इस तरह से आप लिख सकते हैं जो भी आए क्वेश्चन। तो अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, स्ट्रेंथनिंग एनिमल हस्बेंड्री थ्रू बेटर ब्रीड्स, यही बात है। वेटनरी केयर, हाँ आप लिमिटेशन में एक ये भी बात लिख सकते हैं कि वेटनरी केयर है ना, लैक ऑफ वेटनरी केयर। गांव में ना उतना अच्छा डॉक्टर वगैरह नहीं रहता। वो खाली मतलब गांव में वेटनरी डॉक्टर का मतलब यही लोग समझता है कि मतलब एक मोटा सुअर लेकर आएगा, सीधे भोंक देगा, दैट्स इट। और सम टाइम दे आर राइट ऑल्सो कि उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। मतलब कोई जो होता है ना कि डिग्री एंड ऑल, जो कॉलेज से जाएगा तो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई भी उतना नहीं, एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना करते हैं। जैसे अपने नहीं कहते क्वैक करते हैं अपना जो हम लोग का जो इलाज करता है कि हाँ कि झोरा छाप डॉक्टर, तो वही झोरा छाप जब हम लोग के लिए झोरा छाप है, तो फिर जानवर के लिए कहाँ से आपको ठीक मिलेगा? तो वो एक वेटनरी केयर का थोड़ा सा इशू रहता है। एंड मार्केट एक्सेस कैन टर्न लाइफ स्टॉक इनटू अ पावरफुल इंजन ऑफ इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। तो ठीक है, तो अगर आप इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए तो भाई ये मतलब बहुत ही मतलब की रोल प्ले करेगा। हम लोग देखे हुए हैं। अब देखिए फिशरीज में देख लीजिएगा सर, तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। तो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। मतलब हम लोग खाते भी तो बहुत ज़्यादा है ना, है कि नहीं? हम लोग तो बचपन में थे ना, तब मछली का अंडा का भी कभी कभी बन जाता था पूरा का पूरा सब्जी। तो मछली का अंडा का पूरा सब्जी बना वही खाइए, एकदम सूजी टाइप से रहे एकदम। ठीक है, 1% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। तो अब देखिए कि यार इतना करोड़ वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है ना, लाइवलीहुड टू इतना पीपल। तो कितना देख रहे हैं, कितना पीपल, तो 1 करोड़ क्या, हाँ ये क्या है, 1 करोड़ लोग को ये इम्प्लाई दिया। जैसे अभी हम लोग नहीं देखे थे, क्या देखे थे, एनिमल हस्बेंड्री वाला देखे थे, तो उसमें कितना था, 4% था उसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। लगभग ऐसा करके 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग का है ना क्या उसमें इंप्लॉयमेंट था। तो यहाँ पर अगर उस तरह का कंपेरिजन कीजिएगा तो ये रहता है। इंपोर्टेंस देखिएगा फीस का, तो एक तो देख लीजिए कि फीस है तो क्या है, इकोनॉमी। अभी नहीं देखें कि 1% जीडीपी में लाइवलीहुड, 1 करोड़ लोग उसमें लगा हुआ है। न्यूट्रिशन, अरे फीस का तो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है सर। और ये फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी रहता है जहाँ पर नहीं कुछ है तो मान लीजिए समुद्र के किनारे तो मछली मार के खा ले। लेकिन ये गोवा में बड़ी महंगा सब देता है। हम गोवा गए थे ना, तो देखे थे, मेरा कोई कोई दोस्त खा रहा था, तो इतना इतना मछली देते, ये 1000 रुपये का ऐसा करके, मतलब एक डाइट में 1500 का मछली खाता है, मतलब समझ रहे हैं। तो देखे बोले कि ये वो सी है, वो सी का फूड है, तो वहाँ का मछली है, बहुत रेयर है। हम कह रेयर वर्थ क्या है, हम लोग तो झींगा खा के खुश रहने वाला आदमी है। ठीक है,
अब इसका कंक्लूजन देख लीजिए सर, किसका कंक्लूजन, तो ये जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का कंक्लूजन देख लीजिए क्या करा है क्या। हाँ ना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज द ब्रिज फ्रॉम रिस्क प्रोन फार्मिंग टू रेजिलियंट लाइवलीहुड, ठीक है ना। तो रिस्क प्रोन फार्मिंग, ऑब्वियसली फार्मिंग जो है कि एकदम रिस्क प्रोन रहता है, लेकिन वही में अगर आप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में तो एकदम रेजिलियंट हो जाता है, दिक्कत नहीं रहता है, थोड़ा सा शॉक ऑब्जर्वर तो कर ही लेता है, ठीक है ना। सिक्योरिंग फार्मर इनकम्स, है ना, कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो क्या है सिक्योरिंग फार्मर इनकम, फार्मर का इनकम जो है सिक्योर रहता है, ठीक है ना। कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी एज इम्फेसाइज बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ना, इसमें बड़ा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना आप याद रखिएगा, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी है ना तो इसको ना लिख दीजिएगा, ये बड़ा रिनाउंड है, इसका बड़ा इज्जत रहता है, तो इसलिए देख रहे हैं लिखा है स्ट्रेंथिंग फूड एंड सिक्योरिटी एज इम्फेसाइज बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है इस लेक्चर का, वो है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देख लीजिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा है, लेकिन वही बात है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाला हिसाब है इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आपको है छोटा सा टॉपिक, लेकिन लाइक नो इट्स वेरी लाइकली दैट दे विल आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन दिस, और यू कैन यूज ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर, आप इसको लगा सकते हैं। और बिहार के लिए तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखना है जैविक कॉरिडोर जो मतलब अपना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो शुरू किया गया है, तो इसके कारण और जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या कहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिप्रेजेंट अ शिफ्ट फ्रॉम केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू इकोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्शन। देखिए इतने से बात से पूरे समझ में आ जाएगा कि क्या ये फ्रॉम केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो अभी एग्रीकल्चर में तक कितना ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड सब का यूज होता है सर, बहुत ज्यादा। और वहां से आपको लेकर कहा जाना था इकोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्शन, हाँ इकोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्शन पर, तो यही क्या आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। नोन फॉर रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, देख रहे हैं ना, सॉइल हेल्थ पर इसका पूरा का पूरा फोकस रहता है। सॉइल हेल्थ, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, इंश्योरिंग सेफ फूड। तो देखिए यही इंश्योरिंग सेफ फूड के कारण है, देखिए जैसे हॉर्टिकल्चर हमको लगता है ना, उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग तक मतलब पूरा पोटेंशियल है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इससे मतलब पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं, फार्म इनकम बढ़ सकता है, ठीक है। और उसी तरह से ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड ज़्यादा, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, महंगा बिकता है, तो ये सारा गुण जो है ना इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये है। अब जाके हम लोग इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करके नया देखते हैं, पहले तो सब कुछ जैसे हम लोग जब गाँव में थे तो हम लोग अपना सब्जी वगैरह खुद ही उगा लेते थे, अपना जाते थे खुद से कल चलाते थे, वो केरा वाला थम का ऐसा काट काट के अपना पाइप बना लेते थे, पानी चलाते थे, सब पूरा खेत में पटा देते थे, कल वहाँ पर लाते तो वही है। फिर बाद में एक छोटा सा ऐसा बोर्डिंग जो हम लोग बोलते थे पंपी सेट वो लग गया, तो उस तरह से खुद ही करते, तो कहाँ कुछ ऐसा था कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब कुछ ऐसे ही रहता था, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप खुद से उगा रहे हैं ना उसका एक अपना वैल्यू रहता है। देखिए सलमान खान भी अपना फार्म पे जाकर आता है, वहाँ पर खुद से उगाता है, तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए करा क्या, इंडिया रैंक फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। तो देखिए भाई नंबर में तो चूंकि हम लोग ज़्यादा है तो फर्स्ट तो रहबे करेंगे, ठीक है ना। एरिया में हम लोग 7th है, लेकिन अपना यहाँ पर देखिए तो 9th इन एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, हम लोग एरिया में 9th में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप देखिए करा स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या तहलका मचाया है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। जैविक कॉरिडोर, ठीक है ना, इन बिहार एलोंग द गंगा रिवर 13 डिस्ट्रिक्ट है। हम आपको पहले ही बता दिए कि ये 20,000 एकड़ में, ये समझ रहे 20,000 एकड़ में ये जो है कि ये मतलब ये अपना जैविक कॉरिडोर फैला हुआ है। और 1 एकड़ का जो है ना सर, ये जो 1 एकड़ आप पकड़िएगा 1 एकड़, तो इसमें ना 11,500 रुपया सरकार देती है उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए कह रहा है कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ज्यादा हो गया, ठीक है। क्या है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू, ठीक है, चैन, तो ये वैल्यू चैन से हो गया, मिशन ऑर्गेनिक हो गया। और उसका क्या है, डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। NER तो मतलब पता रहता है, वो देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको लग जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें MO लिखा है तो मिशन ऑर्गेनिक है, वैल्यू चैन डेवलपमेंट, तो ये वैल्यू चैन डेवलपमेंट, ये 3 को वाला है ना, ये 3 आप याद कर देंगे, तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर किसका, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। प्रमोट्स क्या है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप देखिए इससे बहुत मतलब ये होगा, जैसे वहाँ पर जो फार्मर जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनका, अब जैसे सिक्किम को शायद पहला ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट घोषित किया गया था अब इंडिया में, तो इसमें क्या होगा ना सर, आप सर्टिफाइड कर देंगे ना तो वो विदेश में ऐसा करके या मतलब अक्रॉस द कंट्री वो रिलायबल हो जाएगा। लोग जो है कि इसी तरह से हम लोग मखाना के लिए बोल रहे थे कि एक ऐसा करके सर्टी अगर मिल जाए कि हाँ कि यहाँ के मतलब लोग हैं और इस तरह का है, तो फिर वो हम लोग विदेश में भी उसको भेज देंगे, एक्सपोर्ट वगैरह होगा, तो उसमें बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। अब देखिए कह रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, देखिए PKVY, ठीक है ना, ये प्रमोट, तो ठीक है, ये परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि एक हम लोग RKV वाला देखे थे, है कि नहीं, RKVY, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब ये है क्या, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, तो देखिए परंपरागत से ही आपको लगे, अभी वही ना हम एक्सप्लेन किए कि पहले हम लोग गांव में इसी तरह से खेती करते थे, तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ना, तो अपना परंपरागत ही ऑर्गेनिक है सर, कि मतलब विदाउट एनी, हम लोग तो क्या गोबर को लेकर फेंक दिए, तो गोबर को लेकर फेंक दिया खेत में तो क्या हो जाएगा, गोबर को लेकर खेत में फेंक दीजिएगा, खाद बन जाएगा सर, मस्त वाला खाद बनेगा वो, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वही है, तो प्रमोट्स क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना, थ्रू क्लस्टर एडॉप्शन, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन, ये गारंटी सिस्टम, ठीक है।
सर्टिफिकेशन, तो इसी में यही है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। क्लस्टर में हम लोग करेंगे, अब परंपरागत कृषि करेंगे तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस तरह से सर्टि मिल जाएगा। तो वो चीज़ है सर यहाँ पर। अब जहाँ पर भी आप केमिकल को रिड्यूस कर रहे हैं और अपना मतलब कि मेन्योर वगैरह लेके अपना बनाया हुआ खाद को लेके डाल रहे हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंपल। मतलब उसमें क्या है, आपको पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालना है, ये देख रहे हैं ना। केमिकल जो केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर से हमको इकोलॉजिकल बेस्ड प्रमोशन प्रोडक्शन पर जाना है, इकोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्शन करा। सॉइल हेल्थ कार्ड, आप देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो जाएगा, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम तो क्या करेगा, डिक्रीज केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए तो यहाँ पर ये क्या किया, आपका सॉइल आपको बता दे कि भाई ये न्यूट्रिशन तो पहले से तोरा जमीन में है, तो काहे तुम डाल रहा है खाद, यही ना आपको करेगा सॉइल हेल्थ कार्ड वाला स्कीम। तो वही बात है, तो क्या करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर कम हो जाएगा, यूजेज बाई 8 to 10%, ठीक है ना, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई 5 to 6%। तो देखिए अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब करा कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, ये क्या किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन। आप देखिए तो ये क्या है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर वाला सब प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हाँ हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को लेकर वो मॉडल भी बनाया था इसका। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, फूड प्रोसेसिंग पर तो बड़ा ध्यान है, तो पीएम, अब ये क्या है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, तो पीएम एफएमई देख लिए। उसका कर, तो ये क्या करता है सर, तो बूस्ट मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग बूस्ट करता है, सही बात है। ये प्रमोशन करता है, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ द इंडिजिनस प्रोडक्ट, और इससे क्या होगा, इससे तो स्मॉल फार्मर लोग को सर इसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर आना है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप देखिएगा कि जो मतलब इंडिजिनस चीज़ है, तो उसमें मतलब ये होता है इम्प्लॉयबिलिटी है सर, इससे बहुत बढ़ेगा, तो ये सब फायदा होता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड ये सब देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग ना इशू देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में इशू, हाँ भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा बहुत इशू है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि हाई लेबर कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट कैसे हाई हो जाता है। अरे अब देखिए, जैसे आप यहाँ लग गया पेस्ट वगैरह लग गया, तो क्या कीजिएगा आप। अब इसमें तो क्या है, जाकर सीधे पेस्टिसाइड छीट देते हैं, मर जाता है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि मैनुअली उसमें भी थोड़ा सा जरूरत पड़ जाता है हेल्प का, तो इसलिए क्या है, लेबर कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग। तो इसमें तो क्या पेस्टिसाइड वगैरह डाल कर अपन लोग निकल जाते हैं। फिर इस पर कह रहा है कि इल्ड वेरिएबिलिटी, मतलब शुरू में ना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें ना प्रोडक्टिविटी ना उतना ज़्यादा नहीं रहता है, प्रोडक्टिविटी थोड़ा लोअर साइड में रहता है। जैसे सिक्किम अपना पहला बना था 100%, तो वहाँ पर ये देखा गया इनिशियली एक्सपीरियंस डिक्रीज इल्ड आफ्टर शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये चीज़ एक रहता है, इसका लिमिटेशन में आ जाता है। मैनेजिंग पेस्ट, ठीक है ना, एंड डिजीजेज आर चैलेंजिंग इन ऑब्सेंस ऑफ पेस्टिसाइड, यही तो हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे। तो फिर उसमें मैनुअल मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लेबर कॉस्ट का बढ़ जाता है। ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ड्यू टू कंप्लायंसेज इज, ये है क्या, कम्बरसम। तो ये चीज़, ये थोड़ा सा है ना कि दिक्कत हो जाता है किस चीज़ में, मतलब कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कि वही मतलब जो रेट टेपिज्म बड़ा बात जो बड़े लेवल पर होता है, तो वहाँ पर यही पड़ जाता है कि हाँ कि आप रियली में आप प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उस तरह से करके तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। नीड फार्म एक्सटेंशन सर्विस, ये फार्म एक्सटेंशन सर्विस तो कहीं पर आता है, तो वही समझिए ना कि वो टू इम्पोर्ट नॉलेज, सॉरी इम्पार्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर। अब इसमें आप देखिएगा कि सर मतलब लोगों का ऐसा हो गया है ना कि हाँ चलो ठीक है, जो हम लोग जब तक पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालेंगे तो कहाँ कैसे होगा, तो वो दिमाग में एक बार बैठ गया है। तो इसीलिए लोग जो है ना कि मतलब यहाँ पर शिफ्ट भी उतना ज़्यादा होना नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप उनको पूरा नॉलेज नहीं दीजिएगा कि हाँ, और फिर बहुत लोग को ये रहता है कि इससे बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा, ये जो हम बोले ना कि इल्ड में जो वेरिएबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा, और फिर ये कभी इंक्रीज नहीं होगा, इतना इस तरह का रहता है नोशन। तो वो सबको भी हम लोग को क्या है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना होगा। अब चूंकि नया चीज़ है, आप पुराना कन्वेंशनल तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि नया चीज़ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो देर दे नीड मतलब ऐसा करके वो जो है हेल्पिंग हैंड का जरूरत पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में क्या कर रहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आप देखिएगा तो क्या कह रहा है कि ये एकदम जीरो बजट तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं सर। क्या, हाँ यहाँ पर एकदम तो जीरो बजट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो इसके मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है क्या, कैटल वगैरह है, तो उसका तो मतलब काउडंग और ये सबसे तो आप देखिएगा कि करके अपना बना लीजिएगा फर्टिलाइजर। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ पैसा तो उसमें भी लग ही जाता है। तो जीरो बजट तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम में हो जाता है। कह रहा है कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, हाँ क्रॉप का रेसिड्यू मैनेजमेंट, तो इसमें तो क्या है, आप जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जाइएगा तो आप वहाँ पर देखिए कि क्या रहता है अपना, जैसे क्रॉप है और ये लाइवली है, तो या इसके खाने के लिए ये हो जाता है, और इसका जो मतलब निकलता है वेस्टेज, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि खाद बन जाता है। तो ये कितना अच्छा, तो आप कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं तो वहाँ पर ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाला को ना एकदम चिपका दीजिएगा किसमें, तो कंक्लूजन में, ये बहुत काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये कैसे हेल्प कर सकता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इस तरह से है ना कि जैसे आप पेड़ पौधा लगा देंगे ना थोड़ा खेत में, तो एक तो बहुत ज़्यादा हवा हुआ का इधर उधर से होगा टेंशन, तो वो रुक जाएगा। पेस्ट वगैरह अटैक है ना कि मान लीजिए कि मतलब मेनी टाइम्स की वो पेड़ पर ही अटैक कर लेगा और ये बच जाएगा। फिर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हीट जो आता है तो वो भी आपके मतलब इसको क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेगा, तो उससे भी बचाव हो जाएगा। वो पत्ता होता है इसका लीफ उफ गिरेगा उस पर, तो आप देखिएगा कि वहाँ से क्या क्या मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, वो नहीं इवोपरेट होगा, ठीक है। और ये मतलब ये सब भी कुछ उसमें अगर मतलब गिर उड़ के रह गया तो वो भी एक मेन्योर कहीं आपका काम कर जाएगा, ठीक है।
है, तो वो फर्टिलाइज़र एंड ऑल ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी बहुत बड़ा हेल्प रहता है किसमें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम लोग देख ही लिए इस तरह से रहता है फॉर द रिसोर्स रिसाइक्लिंग। अब देखिए कंक्लूजन क्या कहता है सर, कंक्लूजन कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्न्स सॉइल हेल्थ इनटू द फार्मर वेल्थ। तो ये चीज़ को ऐसा याद रखिए, क्या करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल हेल्थ को फार्मर वेल्थ में कन्वर्ट करता है। बिल्डिंग सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एज इम्फेसाइज बाई द फूड एंड और मतलब एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम मतलब लिख ही दीजिएगा कि जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बताए हैं उधर, तो कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि एज इम्फेसाइज बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेकर आएंगे। जब तक अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है ना। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस।